I fall in love with the process of becoming the very best version of yourself. Today is 22nd of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। यूनियन मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसने लॉन्च किया है इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सतलज रिवर है पंजाब में, जहां पर है सिरहिंद कैनाल। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा से फ्लो करती है रिवर कृष्णा। भांगड़ प्लेन होते हैं, ये होते हैं ओल्डर अलुवियल प्लेन और न्यूअर होते हैं खादर। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस के। आज के सवाल हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने हैं ये शेड्यूल्स? हु डिसाइड्स द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स? इनकी तनख्वाह कौन डिसाइड करता है? वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेट? इन विच ईयर the Central Vigilance Commission was given statutory status. Statutory status. Indira Gandhi Canal has its source at what? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है travails. इसका मतलब होता है गम, painful और laborious, effort, ordeal, trouble, tribulation. सब्ज्यूम होना, जीएसटी में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स सब्ज्यूम हो गए। इंक्लूड और एब्जॉर्ब इन समथिंग एल्स, कॉम्प्रिहेंड। Sapience मतलब बुद्धिमता, the ability to understand inner qualities or relationships, insight, perception. Incredulous मतलब of the person or manner जो बहुत मुश्किल है जिस पे भरोसा करना। Unwilling और unable to believe something, disbelief, doubtful. Harbinger का मतलब होता है अग्रदूत, a person or thing that announces or signals the approach of another. Herald, sign, indicator. सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज 23 ऑफ मार्च है। आज के ये 2 सवाल हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, अर्बन लोकल बॉडीज़ पे एक नोट तैयार करेंगे, बहुत हाई यील्डिंग है अभी प्रीलिम्स के लिए। और दूसरा, ये रिवर सीरीज़ आज कंप्लीट करते हैं। आज हमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर भी एक नोट बनाना है। ब्रह्मपुत्र मतलब हम नॉर्थ ईस्ट की सारी रिवर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो दिस इज 23 मार्च 2022 और +2 साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं, तो 21 ऑफ मार्च के जो आंसर सबमिशंस हैं वो भी इसी वीडियो में हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके। फ्यूल प्राइस हाइक स्पार्क्स अप्रोर इन पार्लियामेंट। सी सम ऑफ यू आर सेइंग कि द हिंदू कवर करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो अभी कुछ टाइम के लिए आप बस इस वीडियो को देख लो और इसकी जो पीडीएफ होती है उसमें मैं वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्क्रीनशॉट्स लगा ही देता हूँ। तो इस वीडियो को देखो फॉर से 30-35 मिनट्स और देन उस पीडीएफ को नेक्स्ट डे आप एक बार रिवाइज कर लो। दिस विल कवर एवरीथिंग जो हमें द हिंदू न्यूज़पेपर में अभी देखना चाहिए। फॉर टाइम बिंग अभी प्रीलिम्स तक 1-2 महीने आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, इससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज मॉर्निंग में 30 मिनट जीएस वीडियो देखना है, उसमें बहुत स्पीड से हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे अप्रैल एंड तक। सेकेंड, द हिंदू कंटिन्यू करना है और थर्ड, सी सेट का वीडियो देखना है। तो 30-30-30-90 मिनट्स का बस हमें ये सेशन देखना है। ओके। फ्यूल प्राइस हाइक स्पार्क्स अप्रोर इन पार्लियामेंट। सेम न्यूज़ है, प्राइस तो बढ़ना तय था। पेट्रोल डीजल टू कॉस्ट 80 पैसे मोर, ये तो शुरुआत है अभी। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये और महंगा हो गया। तो 4.5 मंथ से अभी असेंबली इलेक्शंस भी थे, ओएमसीज ने प्राइसेस भी नहीं बढ़ाया और जिस तरीके से यूक्रेन क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है प्राइसेस बढ़ेंगी। अभी तो शुरुआत है। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रेजुअल फ्यूल प्राइस इंक्रीज होगा, 9 से 12 रुपये पर लीटर तक जा सकता है, 20 भी जा सकता है, बिकॉज ग्लोबल क्रूड ऑयल का सप्लाई अभी डिफ़िकल्ट है। सो ये प्राइस अभी ऐसे चेंज हो रहा है। एक्चुअली जो क्रूड ऑयल है ना, जैसे ये $110-120 है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। कॉस्ट क्या लगता है? कॉस्ट ये लगता है कि से फ्रेट का चार्जेस लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगेगा, कंपनीज अपना परसेंटेज हटाएंगी उससे, प्लस प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेट के टैक्स लगेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। ये सब करके प्राइस चार्ज टू डीलर से इतना है, बट क्रूड ऑयल जो है, मतलब ओरिजिनल प्राइस क्रूड ऑयल की कम होती है, बट वो बढ़ के जब रिटेल यूज़र के पास पहुंचता है तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज उसमें लग जाता है एक्साइज ड्यूटी, उसमें लग जाता है वैल्यू एडिशन टैक्स।
एक्साइज ड्यूटी लगता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वैल्यू एडिशन टैक्स लगता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तभी आप देखो पेट्रोल डीजल की प्राइस राज्यों में अलग अलग होती है, यूपी में अलग होगी, दिल्ली में अलग होगी, इधर महाराष्ट्र में अलग होगी। सो द पॉइंट इज, रीजन इज दिस वैल्यू एडेड टैक्स। तो दिस इज फ्यूल प्राइस हाइक स्पार्क्स अप्रोर इन पार्लियामेंट। यूक्रेन का क्राइसिस बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। दिस इज अगेन वेरी ग्रेव सिचुएशन। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एमसीडी रीयूनिफिकेशन बिल। तो ये बेसिकली तीन सिविक बॉडीज दिल्ली का है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल है। इससे जो तीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बॉडीज हैं, उन सबको मिला के एक कर दिया जाएगा, थ्री सिविक बॉडीज। ये इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल अंडरटोन भी है, ये हमें नहीं देखना है। हम अपने काम के हिसाब से इस चीज़ को एक नोट तैयार करते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। अर्बन लोकल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। तो आज का होमवर्क क्या है? ओपन योर लक्ष्मीकांत बुक, ओपन दिस चैप्टर 73rd CAA 1992 अर्बन लोकल बॉडीज। इसको अच्छे से पढ़ो और इसको समराइज करके यहाँ पे ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल। हम इतना एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं, 2 महीने के अंदर अंदर हमारी लक्ष्मीकांत बुक में, एक बार चेक कर रहा था अभी क्वेश्चन, 60 to 65% अपनी कंप्लीट हो गई है। सो कंप्लीट दिस 73rd CAA 1992, ओके। और इसको सबमिट भी करना है वेबसाइट पे। सो ये है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब एडिटोरियल पे आते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है पॉलिटिकल, सेकंड न्यूज़ है अगेन गोवा पॉलिटिकल। यहाँ भी न्यूज़ में एसेंशियली जो बात है, अब इतना इसका रेलेवेंस रहा नहीं, वो एसेंशियल बात है एसेंशियल मेडिसिन का। इसकी नेसेसिटी तब थी जब कोविड-19 पीक पे चल रहा था और वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऐसी कंट्रीज़ ने कहा कि जो WTO का जो मैंडेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, तो बिकॉज कोविड, कोवैक्सीन, ये जो वैक्सीनेशन है, इन वैक्सीनेशन में जितने भी IPR और ट्रिप्स, इन सब के लिमिटेशंस हैं, उसको वेव ऑफ कर दो, सो दैट हर कंट्री बिना IPR के उसको जल्दी से स्केलेबल करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन बना पाए और उससे मेडिसिन सप्लाई हो, वैक्सीनेशन सप्लाई हो, कोविड से फाइट करें। बिकॉज दिस इशू इज़ नॉट अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज़ अबाउट सेविंग द ह्यूमैनिटी। सो हाइट ऑफ कोविड-19 में ये बात आया था कि वैक्सीन, मेडिसिन जो चीज़ें हैं, WTO को प्रपोजल दिया गया, टेम्पररी वेवर लगा दो, एक अग्रीमेंट करो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंडिया, साउथ अफ्रीका ने कहा, WTO से कहा टेम्पररी वेवर लगाओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैक्सीनेशन में और उससे रिलेटेड मेडिसिन में। अब इसमें क्या हुआ, उस टाइम पे अग्री नहीं हुए, कंट्रीज अग्री नहीं हुए, पोटेंशियली इसमें बहुत टाइम लगा। और अब कल भी हमने देखा था, इंडिया में भी बहुत सारी वैक्सीनेशन हमने इस टाइम पे ग्रोन कर ली है, हम डेवलप करने लग गए। अब इसका एक डाइल्यूटेड वर्जन फ्लोट कराने की बात है। तो दो वर्जन्स यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे इसी टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है यूएस में, ट्रम्प टू बाइडेन ट्रांजिशन हुआ। अब क्या होता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलता है वैक्सीनेशन में एक वेवर मिलना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में भी अगर अफ्रीका देखें अपन, अफ्रीका की मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी अनवैक्सीनेटेड है। उससे क्या थ्रेट बनेगा कि ये जो वायरस है पोटेंशियली ये म्यूटेट ना हो जाए, आगे डिफिकल्टीज हो सकती हैं। सो द पॉइंट इज, वैक्सीनेशन के लिए अभी ये कंसेंसस है, सबको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब मास स्केल प्रोडक्शन होगा और वेवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हटेंगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा इसको प्रमोट किया, बट इसके बाद भी ये जो एक EU सॉल्यूशन आता है और उसमें इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। फिर क्वाड का भी एक सॉल्यूशन आता है, उसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग में ऑल्दो वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी होगा, बट उसका डाइल्यूटेड फॉर्म ऐसा होगा कि राइडर्स लग जाएंगे। जैसे इंडिया हुआ, बांग्लादेश, इवन बांग्लादेश भी उस राइडर में क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भी कुछ परसेंटेज वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, लाइक दैट। सो द पॉइंट इज, इन सब राइडर्स के कारण जो हमारा मैंडेट है कि हमें वैक्सीनेशन, मेडिसिन एट्सेट्रा फ्रीली प्रोवाइड होनी चाहिए, वो डिफीट होगा। प्लस अभी जो नया डाइल्यूटेड वर्जन की बात चल रही है, उसमें केवल वैक्सीनेशन कवर कर रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अदर मेडिसिन, अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कोविड-19 ट्रीटमेंट? तो द पॉइंट इज, टोटलिटी में अगर ये डिसीजन जो पहले इंडिया, साउथ अफ्रीका ने प्रेजेंट किया था WTO को वेवर का, वो होता तो बेटर होता। तो ये EU का सॉल्यूशन है, US क्वाड में भी है,
तो कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात है, एक लेजिटिमेट टूल है, गवर्नमेंट के पास वैसे टूल भी होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग, कि आप उसका अगर जैसे फाइजर मॉडर्ना है वो लाइसेंस नहीं दे रहे हैं तो कंपलसरी लाइसेंसिंग से आप रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट नहीं हो रही है तो आप गवर्नमेंट उसको ओवरराइड करके कंपलसरी लाइसेंसिंग से उस वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देगी। तो दिस इज देयर, अगर पेटेंट होल्डर चार्जेस हाई प्राइसेस ऑन द प्रोप्राइटरी मेडिसिन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर मोनोपोली राइट्स, तो पेटेंट लॉज में इंडिया में भी है कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है। तो द पॉइंट इज अभी जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें ये है कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है उसमें पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रोप्राइटरी जो मेडिसिन बना रहा है फिर उसको ओवरराइड करना है, ऐसी सब बातें यहाँ पे लिखा है। द होल आइडिया इज कि ये जो मैंडेट है आईपीआर का, बिकॉज जैसा हमने पहले भी देखा है ये जो वॉर है, वॉर एक बहुत बिलियन डॉलर बिजनेस है। वॉर जो होती है ना इकोनॉमी के लिए गुड होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट जो अक्सर हमें बताया नहीं जाता है। सेकेंड चीज़ होती है ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन भी एक बिलियन डॉलर बिजनेस है इन सब चीज़ों का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एट्सेट्रा। सो द पॉइंट इज ये फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट प्रॉफिट और बिजनेस एट्सेट्रा, दिस इज अबाउट सेविंग द ह्यूमैनिटी। तो दिस इज दैट। अब जो डायल्यूटेड वर्जन है उसमें जैसे बांग्लादेश भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, विच इज स्टिल अ डेवलप्ड कंट्री, ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। अब बांग्लादेश की पॉपुलेशन देखो कितनी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर यहाँ वैक्सीनेशन फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा तो न्यू वेरिएंट्स ऑब्वियसली आने हैं, डिफीट हो जाएगा हमारा पर्पस जो कोविड-19 से फाइट करने का है। तो क्वाड सॉल्यूशन बेसिकली यही बोल रहा है, आर्टिकल 31 FA ट्रिप्स अग्रीमेंट का कंपलसरी लाइसेंसिंग इशूड बाय WTO मेंबर मस्ट बी प्रीडोमिनेंटली फॉर द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, तो इसको वेव ऑफ करने की बात है। देन 31F में सेम चीज़ यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वाड सॉल्यूशन। तो ये बात ये है कि ये ट्रंकेटेड है, जो ओरिजिनल जो होना चाहिए था केवल वैक्सीनेशन को दे रहे हैं, बाकी चीज़ें कवर नहीं है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेथडोलॉजी। तो अगर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के ये एस्पेक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ये वेवर भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, लेट अस सी इसमें क्या आगे डेवलपमेंट होता है। कॉम्प्रोमाइज्ड आउटकम नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वॉल्व है दिस एसेंशियल मेडिसिन। ये जो आर्टिकल है वो है नीडेड एन इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज। जैसे कल परसों ये एक आर्टिकल देखा था, हर जगह आईएएस जो होता है उसको टॉप पे बैठा देते हैं। अब आईएएस इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, बट उसको कई बार सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है उस फील्ड का। एविएशन में भी आईएएस है, इवन लेजिस्लेचर में भी जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर भी आईएएस ऑफिसर्स को बैठाया है। अब इससे क्या होता है, आईएएस ऑफिसर पूरा एक काडर उसका पूरा स्पेंड करके आया है, तो उसके साथ उसका बैकलॉग भी फिर लेजिस्लेचर में आ जाता है, वो कैरी होके उसका पूरा बैकलॉग लेजिस्लेचर में सेक्रेटेरिएट में आ जाता है। और फिर सेक्रेटेरिएट मतलब लेजिस्लेचर का मैंडेट होता है एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सेटअप करना। अब इधर से ही अगर कोई पर्सन लेजिस्लेचर में सेक्रेटेरिएट में आ गया तो उससे क्या होगा, वो वेरी वेल पर्पस डिफीट हो जाता है। सो यहाँ जो प्राइमरली आर्ग्यूमेंट किया गया है कि सेक्रेटेरिएट में ही एक नई सर्विस बनाओ, इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज। और सेक्रेटेरिएट के जो टॉप पे पहुँच रहे हैं, जो सेक्रेटेरिएट क्या होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, इसका पूरा काम कराने के लिए भी तो एक बॉडी चाहिए ना जो पूरा इनका वर्क देखे, कमिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए भी एक पूरा सरकारी विभाग है दैट इज कॉल्ड सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट में किस तरीके से हायरार्की चल रही है उसका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। वेंकैया नायडू साहब ने कहा, जैसे अभी अभी डॉक्टर पी के रामाचार्युलू सेक्रेटरी जनरल बने हैं अपर हाउस के, सेक्रेटरी जनरल बने अपर हाउस, जैसे लोअर हाउस के भी होते हैं। अब नायडू साहब क्या है, वो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो अभी इसमें अटेंशन था, जो रामाचार्युलू जी हैं ये फर्स्ट एवर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट स्टाफ हैं जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अपर हाउस तक पहुंचे। मतलब ये उसी सिस्टम से निकल के आए, ऐसा नहीं कि बाहर से पैराशूट करके किसी आईएएस को बैठा दिया, ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल आउटसाइड ब्यूरोक्रेसी से आया है, तो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। ये यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इससे क्या बेटर होता है, अगर उसी सिस्टम से कोई उठ के ऊपर आता है ना तो वो पूरे सिस्टम को अच्छे से जानता है, वो बेटर वर्क कर पाता है वहाँ पे। जैसे हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्या डिमांड होता था कि आईएएस में जो हैं टॉप ऑफिशियल्स, अगर बाहर से अगर कोई आईएएस या फिर दूसरे आ जाते हैं, तो अगर आईएएस ही टॉप पे पहुंचे उस डिपार्टमेंट में तो वो बेटर वे में उसको हैंडल कर पाएगा। जैसे भेल है, भेल का कोई ऑफिसर इंजीनियर प्रमोट होके फिर वो टॉप पे पहुंचे,
ऐसी चीज़ें होगी तो वो सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पार्लियामेंट में भी है। 1952 में हुआ था, 11 सेक्रेटेरिएट जनरल अभी तक आ चुके हैं, कुछ ही लेटरल एंट्री हुई है, बाकी जो हैं वो पैराशूट हो जाते हैं सिविल सर्विसेज से। तो ये कॉज ऑफ लाइक कंसर्न यहाँ पे दिखाया गया है एट टाइम्स। तो यही चीज़ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे सेक्रेटेरिएट है, डिपार्टमेंट होते हैं, हर लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास सेक्रेटेरिएट होता है काम को स्मूथली बैकग्राउंड वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो सेक्रेटेरिएट जनरल है ये इंडिपेंडेंट हो तो बेटर है। आर्टिकल 98 भी बोलता है स्कोप ऑफ सेपरेट सेक्रेटेरिएट टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट सेपरेट हो दोनों हाउस का, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से भी। तो ये बात है, इसका जो इंडिपेंडेंस है सेक्रेटरी जनरल का, इसको इंश्योर होना चाहिए। ये आर्टिकल का ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, इसको मैंने पूरा पीडीएफ में अटैच कर दिया है, इसको आप एक बार रीड करना। सेक्रेटरी जनरल एक रैंक इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है। थर्ड मोस्ट की फंक्शनरी है राज्यसभा आफ्टर चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, और इसके बाद सेक्रेटरी जनरल, मतलब इट इज सच अ बिग पोस्ट। सेक्रेटरी जनरल एंजॉय करता है प्रिविलेजेस जैसे फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, इम्यूनिटी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रीच ऑफ राइट, जो नॉर्मल हम देखते हैं प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंटेरियन, काफ़ी कुछ यहाँ सेक्रेटरी जनरल के पास भी है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो इस पोस्ट को स्ट्रेंथन करना और इस पोस्ट में कौन सा ऑफिसर बैठे ये ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स आ जाते हैं, वो प्रिसाइजली उस फील्ड के बारे में इतनी डिटेल में चीज़ें उनको नहीं पता होती है, तो इससे सेक्रेटेरिएट का वर्क भी इम्पैक्ट होता है। तो ये आर्ग्यूमेंट प्राइमरली यहाँ पर प्रेजेंटेड है। देन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ब्रांच ज़रूरी है, सर्विंग सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड, लॉन्ग हेल्ड बैगेज होता है, तो वो क्लाउड भी, करियर का जो पूरा क्लाउड है वो सेक्रेटेरिएट में आ जाता है, तो विच इज़ अगेन डिस सर्विस काइंड ऑफ थिंग। तो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सेट करता है। तो पार्लियामेंट के पास टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए, काम करना भी तो आना चाहिए, एक हम देखते हैं ना एप्टीट्यूड भी तो होना चाहिए पर्सन में, एप्टीट्यूड। तो ये एप्टीट्यूड यहाँ पे ज़रूरी है। तो क्यों ना एक ऑल इंडिया सर्विसेज बनाए हम, जो एक पूरा एक सिस्टमेटिक वे में ये पूरा लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS IFOS है, उसी तरीके से ये वर्क करे। इस चीज़ों पे यहाँ पे अभी आर्गुमेंट पेश किया है। राज्यसभा में आर्टिकल 312 है, रिजोल्यूशन पास हो सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो ये काम की चीज़ें हमारे इस आर्टिकल में, इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज। देन मीनिंगफुल सिनेमा, और ये प्रेसिडेंट पोल्स है एज थिंग्स स्टैंड। अभी जुलाई में करंट प्रेसिडेंट साहब का टेन्योर एंड होगा, रामनाथ कोविंद साहब का, जुलाई 2022 में। तो अब अगला प्रेसिडेंट के रिलेटेड प्रोसीजर अभी यहाँ पे स्टार्ट करने की बात है। अब देखो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक बड़ा क्रूशियल चीज़ है प्रेसिडेंट का। इसका इलेक्शन भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। इसमें ना जो एक कॉलेज बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, इसमें इलेक्टेड मेंबर आते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, इलेक्टेड मेंबर आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के, और इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं यूनियन दिल्ली एंड पुडुचेरी, बिकॉज इन दोनों में इनके पास असेंबली भी है। तो इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर सारी विधानसभा के, इलेक्टेड मेंबर यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के। अब देखो यहाँ नॉमिनेटेड नहीं लिखा है, तो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और क्या नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में? आंसर दिस थिंग। सो दिस इज दैट। अब इसका एक कॉलेज बनाना है। अब हर एक का वोट कैसे डिसाइड करें? एमएलए विधायक का वोट अलग हो सकता है, हर सांसद में पैरिटी कैसे करें, बिकॉज हम यूएसए तो है नहीं कि हर राज्य के पास 2 वोट है। हमारे यहाँ तो पैरिटी, सारे राज्यों को बराबरी पर कैसे लाए? तो एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है, एक विधायक के वोट कितने बराबर होगा, एक विधायक का वोट का वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करें? यूपी एक राज्य है, यूपी में कितने विधायक हैं और यूपी की कितनी पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। यूपी की जितनी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दो यूपी के जितने विधायक हैं, इंटू 1/1000 कर दो, नंबर कम करने के लिए। मतलब ये बहुत ह्यूज नंबर हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो नंबर का थोड़ा कम हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा नंबर कम होगा। तो टोटल पॉपुलेशन, जैसे टोटल पॉपुलेशन आप लिखो राज्य की, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स लिखो, उस राज्य के विधायक डिवाइडेड बाय 1000 करो, तो ये उस राज्य के एक विधायक का वोट है। ओके, राज्य के एक विधायक का वोट इतना हो गया। ऐसे सारे राज्यों के विधायक का टोटल कर लो, सारे राज्यों के विधायक का टोटल कर लो, सारे एमएलए का वोट का टोटल कर लो,
और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हमें पता है, उसको डिवाइड कर दो, सारे जो राज्यों के विधायकों का वोट आया और वो आ जाता है एक सांसद एमपी के वोट का वैल्यू। तो पहले एमएलए के वोट का वैल्यू निकाला, वो क्या हुआ, राज्य की जनसंख्या पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ विधायक, तो वो एक एक एमएलए का वोट आया दिस। फिर एक विधायक का वोट कैसे आएगा, ऐसे सारे राज्यों के विधायकों का टोटल करो वोट को, डिवाइडेड कर दो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो एक सांसद के वोट का आया। अब वोट कराते हैं, ये भी एक प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है, बट दिस इज मिसनोमर बिकॉज यहाँ पे एक ही कैंडिडेट है। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट्स हो जाते हैं, जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो ही सीक्रेट बैलेट होता है और वो जीत जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। इसको मैं एक बार और डिटेल में बताऊंगा। आई वांटेड टू टीच दिस लक्ष्मीकांत बुक एज वेल। इसका कुछ करते हैं, एक स्पेशल क्लास लेते हैं, बिकॉज लक्ष्मीकांत बुक एज सच यहाँ यूट्यूब में इट विल नॉट बी करेक्ट, यहाँ पे कॉपीराइट्स एंड ऑल है। सो एक स्पेशल क्लास लेते हैं, उसमें गूगल मीट में ही लेते हैं, और इस पूरी बुक को अच्छे से समराइज करवा के मैं जल्दी से कंप्लीट करा दूंगा पूरी लक्ष्मीकांत। ओके, गिव मी सम टाइम, इस वीकेंड में इस क्लास को करते हैं स्पेशल क्लास फॉर दिस प्रीलिम्स 2022। तो इससे क्या स्पीड भी आ जाएगी, ये पूरा दिस इज़ अ गुड बुक। इसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है ये मैं पूरा अच्छे से 2 सेशंस में पूरा करवा दूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए। अब देखो इस तरीके से एमएलए का आया, फिर एमएलए के वोट्स का सारा टोटल कर दो और उसके बाद एमपी के उस वोट से डिवाइड करो नंबर ऑफ एमपी, तो एक एमपी का वोट आ जाता है 708, 708। ये टोटल विधायक का वोट था, ये टोटल एमपी के वोट्स का हो गया। सिंपल है, विधायक का एक वोट निकालना है राज्य की जनसंख्या अपॉन नंबर ऑफ विधायक इंटू 1/1000। फिर एमपी का निकालना है सारे विधायकों का टोटल करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमपी कर दो, तो एक एमपी का वोट इतना आ गया। टोटल एमपी कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, 776 एमपी हैं, और तो ये एमपी के एमपी के वोट का वैल्यू आ गया। बस इस तरीके से वोट कास्ट होता है, और इसका लंबा एक प्रोसीजर भी है, जिसको कम मिलते हैं वो हटता जाता है, फिर उसका जो वोट है वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको मैं अच्छे से अभी बता दूंगा कि जुलाई में ये वोट है। देन फ्यूजिटिव स्कॉलरशिप, तमिल पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव इन यूक्रेन। अब ये जो बात है वो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसका भी पीडीएफ बना के मैं सेंड करूंगा। मैंने चीता भी नहीं भेजा है, उसको भी मैं कर दूंगा, और एक इसको भी कर दूंगा, और एक लैंड फॉरेस्ट वाला भी था, 3 आज मैं कर दूंगा। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, यहाँ बेसिकली बात क्या है, सरकार के पास बहुत ज़्यादा लैंड आइडल पड़ा है, तो बात ये है कि उसको मोनेटाइज करो। मोनेटाइज करने के लिए अभी बजट स्पीच में भी अनाउंस हुआ था, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन एक बन रहा है, उसका अनाउंसमेंट हो गया। स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, काम यही होगा, जो फालतू का लैंड है जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है उसको मोनेटाइज करो, किराए पे दो, कुछ यूटिलिटी करो, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो उस लैंड से। ये जो है अभी डिपार्टमेंट बना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यूरिसडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इनिशियल कॉर्पस 5,000 करोड़ है। ये अंडर यूटिलाइज्ड अनयूज लैंड पार्सल ऑफ सीपीएससी को देख रहा है, इन सब चीज़ों को। पीएसयूज के पास भी बहुत सारी लैंड पड़ा है, उसका यूटिलाइजेशन होगा, लैंड यूटिलाइजेशन, मोनेटाइजेशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाएगा, कुछ लैंड उनको देंगे कि आपको लीज पे दे रहे हैं, इसका कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करो और हमें बदले में इतना पैसा दे दो। तो प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन सरकार कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी वहाँ पे दिया जाएगा, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोकल इकोनॉमी होगी, जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक सोशल इंफ्रा, फाइनेंशियल सोर्सेज बढ़ेंगे, ऐसे करके आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिए गए। अब मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक तो आप बहुत सारा काम कर रहे हो बट उसके पैसे आपको मिल नहीं रहे। जब पैसे मिल रहे हैं तो उसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट मोनेटाइजेज इट्स एसेट, गवर्नमेंट के पास लैंड है, एसेट्स है, तो उसको मोनेटाइज कर दिया। टीचर के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उसने स्टूडेंट से बोला आप मुझे फी दो, मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ा दूंगा, तो ये नॉलेज एक्सपीरियंस का मोनेटाइजेशन हो गया, तो दिस इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन। Transferring the revenue right of the asset could be idle land, infra, PSU to private player है for a specified period of time। तो सरकार के पास इस लैंड एसेट से कोई इनकम नहीं आ रही थी, उसको मोनेटाइज कर दिया, प्राइवेट प्लेयर को दिया, इतने टाइम तक दिस इज योर्स, डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेक मनी एंड ट्रांसफर दिस मच मनी टू अस, सो वी विल ऑल्सो गेट सम मनी। तो सरकार को अपफ्रंट पेमेंट मिल जाएगा प्राइवेट एंटिटी से, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ग्रोथ भी आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पुश भी होगी। तरीके बहुत सारे होते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना के कर सकते हैं, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं।
दोनों में यहाँ पे कुछ कुछ चैलेंजेस दिया हुआ है। एक्चुअली एग्जीक्यूशन पे सारी चीज़ें आती है। जब आर्टिकल पहले भी हमने देखा था, फैंसी चीज़ें करते हैं बट एग्जीक्यूशन, व्हाट अबाउट द एग्जीक्यूशन? एवरीथिंग जो बॉटल डाउन होता है ना, सेटल डाउन होता है वो एग्जीक्यूशन में। स्टूडेंट का मैं स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स का देख चुका हूँ अभी मैं पिछले एक मंथ में, कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या एस्पायरेशंस है, क्या एम्बिशंस है। जो एक लर्निंग है ना, जितनी चीज़ें सिंपल रखोगे उतना ही चीज़ें एग्जीक्यूटेबल होगी। फैंसी चीज़ें दिखाना थोड़ी है, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? द मेन थिंग इज एग्जीक्यूट। आप उसको कैसे पढ़ोगे, पढ़ के रिवाइज कैसे करोगे, प्लस वो चीज़ आपके लिए कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, उससे इतना टाइम लगाया तो क्या वो ज़रूरी था? इन सब चीज़ों को भी फैक्टर इन करना है। अब करंट अफेयर्स में पढ़ लो, 4 कोचिंग के करंट अफेयर्स पढ़ लो, दिन भर करंट अफेयर्स पढ़ो, सवाल आया एक भी नहीं। अब व्हाट? टेस्ट सीरीज से आप पैनिक होते रहते हो। टेस्ट सीरीज कभी यूपीएससी फॉलो करती ही नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज का चैंपियन बनना है या असली एग्जाम का चैंपियन बनना है, दिस इज अप टू यू, थिंक। तो ये कोचिंग वोचिंग इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बेसिक बेसिक चीज़ें करो, जो चीज़ें एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो पाए। प्लस इतनी सारी चीज़ें लेते हो, मोस्ट ऑफ यू अभी एक महीने में ही एग्जॉस्ट फील करने लगते हो। नेक्स्ट टाइम अब ये और पैनिक बढ़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी भी तो होना चाहिए, ये सब चीज़ें। द आइडिया इज एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, इसीलिए बात करना भी ज़रूरी है, इसीलिए अपन गूगल मीट सेशंस कर रहे हैं और इसको अभी और स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दिस इज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रा फंड बन रहा है, इन्वेस्ट इंडिया है, यही सब बातें हैं कि इसको कैसे मोनेटाइजेशन को एग्जीक्यूट कैसे करें, प्रोफेशनल्स हायर करें। और प्राइवेट में भी क्या होगा, सरकार को जो बेस्ट रिटर्न देगा सरकार उसको देगी प्राइवेट को। अब गिने चुने जो प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ पे हो जाएगी मोनोपोली। लैंड, अब कौन सी लैंड दोगे? अगर रेलवे ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और आप रेलवे को मोनेटाइज करने के लिए कुछ प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हो, तो ये तो एक लॉस मेकिंग हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर अपना नुकसान तो करेगा नहीं, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो वो जो जंक लैंड है, जंक एसेट्स हैं, उसको वो पिक ही नहीं करेगा। सो इन दी एंड इससे क्या एक्चुअल में बेनिफिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक सबसे बड़ा फिजिबिलिटी हमें असेस करना ज़रूरी है। इसीलिए तो बोलते हैं वर्क करना इज़ वन थिंग, और जो वो दिमाग होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कल हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, फिर ऊपर सबसे ऊपर क्या होते हैं? वो होते हैं बस पॉलिसी बताते हैं, डिसीजन बताते हैं क्या करना है नहीं करना है। उनका सबसे हाईएस्ट टॉप एचलियन होता है वो। तो दिस इज दैट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होता है ये। ओके, दीपम है इसका बॉडी डिसइन्वेस्टमेंट का। अब इतने सारे पीएसयूज है, इनका कुछ कुछ वर्क जैसे मोनेटाइज करो नॉन कोर एसेट्स, बट व्हाट अबाउट फिजिबिलिटी? पॉसिबल चैलेंजेस यही होंगे। एक तो एलआईसी से बड़ी उम्मीदें थी, बट ये यूक्रेन क्राइसिस हो गया। अब इसका अनसर्टेनिटी है कि स्टॉक मार्केट अभी बहुत वोलाटाइल चल रहा है। प्लस जो स्टेट ओन्ड कैरियर जैसे एयर इंडिया को अभी बहुत टाइम लगा, टाटा ग्रुप ने ऑल दो उसको खरीद लिया, तो प्रोसीजर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मोनेटाइजेशन का? पीपीपी वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा? रेलवेज में अभी तक देखा तो इतना एनकरेजिंग तो दिखा नहीं है। देन इसके बाद ये बात होगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि गिनती की ये जो दो चार कंपनियां हैं ये सारे एसेट्स ले ले और इनका मोनोपोली हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अभी अगेन इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, लेट अस सी इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। ये हाइपरसोनिक वेपन, हाइपरसोनिक वेपन अभी रशिया ने फायर किया और इसका कंफर्मेशन भी दिया था, एरो बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक जो होता है ना, इसका स्पीड बहुत तेज होता है, मैक लाइक 15 तक जा रहा है ये, मैक 15, 13 14 15 समथिंग। मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज वेरी हाई, वेरी स्पीड ऑफ साउंड से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है। अब मैक को डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो रडार्स वगैरह हैं वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हुआ है। अब तो ये हो गया हाइपरसोनिक वेपन, सुपर स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड से मल्टीपल टाइम्स इसका ज़्यादा है। देखो, हाइपरसोनिक वेपन है, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, मिडवे मैनूवर होगा, हाई स्पीड में ये वापस डिटेक्ट होके रिवर्ट करके जिस डेस्टिनेशन टारगेट को हिट करना है उसको करेगा। तो इससे रडार या डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कम टाइम होगा, तो इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो इससे रशिया चाइनीज़, जैसे रशिया के पास है ऐसा चाइनीज़ भी इसको टेस्ट कर रहा है, और रशिया यूएसए के पास भी है हाइपरसोनिक वेपन्स, और इंडिया भी यहाँ पर, इंडिया भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, हमारे पास भी पॉसिबली हाइपरसोनिक वेपन्स हैं। ये हमने अभी टेस्ट किया था, इंडिजिनस डुअल केपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल,
स्क्रैमजेट इंजन 2019 में किया था। एक्चुअली क्या होता है, कंबशन होता है ना, तो कंबशन में ऑक्सीजन चाहिए। तो स्क्रैमजेट इंजन ऐसा होता है, बहुत स्पीड से मिसाइल जा रही है, हाइपरसोनिक जा रही है, तो इंजन के अंदर ऐसा मैकेनिज्म हम बना रहे हैं कि वो कंबशन बना रहे, एयर का इस तरीके से प्रोपल्शन एंड ऑल। तो स्क्रैमजेट इंजन में एयर गोज इनसाइड द इंजन एट सुपरसोनिक स्पीड एंड कम्स आउट एट हाइपरसोनिक स्पीड। तो ब्रह्मोस में भी ऐसा ही हाइपरसोनिक वर्जन है, वहां पे ऐसा किया गया है। बड़े कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। दैट इज वाई जो ब्रह्मोस है ये एक मतलब बहुत ही अच्छी मिसाइल है ब्रह्मोस। तो हाइपरसोनिक वेपन है, ट्रैवल करता है एटमॉस्फेयर में, फिर बहुत स्पीड से आता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता, और इससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। तो मैक 13 तक जाता है ये, और ये रशिया ने अभी फायर किया दिस यूक्रेन पे। तो हाइपरसोनिक वेपन। रिसाइकलिंग हीट ऑफ डेटा सेंटर, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। प्राइमरली यहाँ पे ये चीज़ है, हम जो भी डेटा है, जैसे आप प्रोसेसर कंप्यूटर देखते हो ना, हैवी एक्टिविटी करो, आप एडिटिंग करके देखो, कंप्यूटर हीट हो जाता है, फैन चलने लग जाता है, हीट जनरेट हो रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है तो वहाँ पे तो सुपर डुपर अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो उसको कूलिंग करना पड़ेगा। तो क्यों ना डेटा सेंटर को ऐसी जगह रखा जाए जो ऑलरेडी टेम्परेचर कम है। तो हम उसको रख देते हैं ऐसे, ये कहाँ पर है, जैसे ये रखा है दिस फोर्ट एनर्जी साइकिल है ये, से अपन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, उधर नॉर्थ आर्कटिक इस तरफ अपन डेटा सेंटर ज़्यादा बनाते हैं। इससे क्या होता है, ऑलरेडी वहाँ का टेम्परेचर -1, -2, -3 है, तो कूलिंग ईजी हो जाता है। अब फिर भी यहाँ से जो हीट जनरेट हो रही है, तो क्यों ना इस हीट को भी यूटिलाइज करें। जैसे स्वीडन का कोई शहर है यहाँ पे, नॉर्डिक का कोई शहर है, बाल्टिक। माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, फिनिश एनर्जी कंपनी के साथ टाई अप किया। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे डेटा सेंटर बनाएगा हेलसिंकी फिनलैंड में। और यहाँ से जो हीट जनरेट होगी डेटा सेंटर की मशीन से, वो हीट से हेलसिंकी में जो हीट और वाटर, गर्म पानी वगैरह, उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाए। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। एनर्जी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई एरिया की, और इसका जो हीट है वो मोनेटाइज भी हो गया। तो इससे जो डेटा सेंटर से हीट जनरेट होगा, हीटअप होगा डेटा से, उससे जो वेस्ट हीट है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी एनर्जी सप्लाई में। तो डिजिटलाइजेशन भी हुआ, एनर्जी ट्रांजिशन भी हुआ। तो ऐसे करके डेटा सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है। स्पेशली डिज़ाइन रूम्स वगैरह हैं, एनर्जी बहुत जनरेट होती है, हीट होती है। की कंपोनेंट डेटा सेंटर के राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, स्टोरेज सिस्टम, ये सब होते हैं। इस हीट से हम एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेस फुलफिल कर रहे हैं। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा बोला, जो हीट जनरेट होगी वो होम, बिजनेस, हेलसिंकी में, इससे क्या होगा, ऑब्वियसली CO2 इमिशन भी कम होगा। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कैस्पर स्काई ने भी कहा था, डेटा सेंटर की जो हीट जो बहुत यूज होती है, 85 डिग्री तक चला जाता है, तो इसीलिए ये हीट यूटिलाइज हो जाएगी। सो आइडिया क्या है, हम ऐसा डेटा सेंटर बनाएं, ऐसी जगह स्ट्रैटेजिकली प्लेस करें कि वो जो हीट जनरेट हो रही है वो यूटिलाइज हो जाए, वेस्ट हीट सम अदर अदर यूज केस में। अब ये इंग्लिश है, इंग्लिश में हम कभी भी, जैसे यहाँ पे क्या है, प्लीज टर्न ऑफ योर रेडियो था। ओके, ऑफ्ड नहीं होता है, ऑफ इज लाइक ईडी नहीं लगता है यहाँ पे। हम ऑफ ऑफ्ड नहीं करेंगे, ऑन को ऑनड नहीं करेंगे, नो ईडी नहीं है। हम सिंपली बोलते हैं, जैसे द विलेज इज 5 किलोमीटर ऑफ, कीप ऑफ। ओके, सो वी यूज द वर्ड ऑफ। द स्टेशन इज अ लॉन्ग वे ऑफ, ईडी नहीं बोलते। वेर इज ही इज ऑफ टू नागपुर, वाई डोंट यू टेक ऑफ योर शर्ट। दिस वर्क्स लाइक दिस। ओके, देन OFEED नहीं होता है। देन ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है, जैसे ओकेशनली, इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन, ही स्टडीज ऑफ एंड ऑन, मतलब एक दिन पढ़ता है जोश से, फिर 2 दिन तक नहीं पढ़ेगा, फिर तीसरे दिन फिर मोटिवेशन आता है तो फिर पढ़ेगा एक हफ्ते, फिर 15 दिन नहीं पढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ एंड ऑन। स्टडीड ऑफ एंड ऑन, ही स्टडीड ऑफ एंड ऑन, तो ऐसा नहीं करना है। इंटीग्रिटी, जो इंटेंसिटी होती है ना, वो थोड़े 2 दिन की होती है। डिसिप्लिन रहता है, तो डिसिप्लिन इस जर्नी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इतने सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स आते हैं, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम, 2 दिन ब्राइटनेस रहती है, फिर वो कोई नई चीज़ उनको दिख जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर वो भूल जाते हैं। फिर 10-15 दिन बाद फिर से अचानक मोटिवेशन आता है उन्हें, अरे अरे पढ़ना है, और फिर वो वापस पढ़ाई में आते हैं। 2 दिन बहुत पढ़ाई करते हैं। एक स्टूडेंट सेंड अ मैसेज, 18 आवर्स अ डे उसने पढ़ाई किया। इट इज़ ओके, आप 18 आवर्स पढ़े हो, दिस इज़ रियली गुड। बट अगर आप इसको 6 आवर्स 3 डेज तक पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा फायदा होता, ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है वो। 6 आवर्स 3 डे पढ़ो, बजाय 18 आवर्स एक दिन पढ़ने। दिस विल हेल्प यू मोर। सो ऑफ एंड ऑन नहीं पढ़ना है, ही वर्क्स ऑफ एंड ऑन नहीं, कंसिस्टेंटली स्मूथली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ।
ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव में क्या डिफरेंस होता है? ऑल्टरनेट मतलब जैसे ऑल्टरनेट डेज में है अपन, प्लीज आयरन माई क्लोथ्स ऑन ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट अलग अलग दिन में, जैसे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, चॉइस। द ऑल्टरनेटिव्स आर डेथ विद ऑनर एंड एक्साइल विद डिसऑनर, वी मस्ट स्टे हियर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, सो दिस इज चॉइस। फिर व्हाट ही सेड, द वर्ड है फ्लैनल। फ्लैनल का एक ब्रिटिश स्लैंग है, इसका मतलब होता है इनसिंसियर टॉक। तो ये कुछ वर्ड्स हैं न्यूज़ में। बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है यहाँ पे मोस्टली। एंड नो प्रोविज़न टू होल्ड री एग्जामिनेशन, यूपीएससी एडमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उनको कोविड हुआ। एंड व्हेन कोविड हैपन्स, यू नो, इट्स नॉट एट ऑल इजी टू इवन थिंक प्रॉपरली। और उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि आप यहाँ पे इस हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को मेडिसिन लेके लिखो, तो दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट फेयर। तो इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एक चांस दें या फिर कुछ प्रोविजन होना चाहिए, बिकॉज कोविड वॉज देयर। अभी अब यूपीएससी बोल रही है कि दिस इज अ पॉलिसी मैटर, डीओपीटी गवर्नमेंट क्या लेगा, डिपार्टमेंट उस पे है। तो इधर सारा डीओपीटी के ऊपर डाल दिया है कि डीओपीटी डिसीजन लेगा। एफटीए टॉक्स एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इजराइल प्राइम मिनिस्टर विजिट। एंड अभी इजराइल प्राइम मिनिस्टर विल बी कमिंग टू इंडिया। आईआईटी कानपुर फोर्थ वेव, ऑल्दो आईआईटी कानपुर ने नहीं कहा है, बट पॉसिबिलिटी है फोर्थ वेव की। मोस्ट ऑफ गंगा क्लीन है, जल शक्ति मिनिस्टर का है। देन जेलेंस्की सीक्स डायरेक्ट टॉक विद पुतिन। या वॉर मॉन्गरिंग जिस टाइप का हो रहा है ना, दिस इज अगेन क्वेश्चनेबल है। और जेलेंस्की का जिस तरीके से, अगेन इट इज नॉट ब्लैक एंड वाइट। Then, similarly, the position of Joe Biden, Chinese sanctions, Beijing defends its militarization of islands, troop roped in fuel distribution, Sri Lanka, यूक्रेन क्राइसिस, रेटिंग से 8.5% फ्रॉम 10.3%। अब ये सब चीज़ें फोरकास्ट है। अभी यूक्रेन में देखो अगले हफ्ते क्या होता है, ये सब चीज़ें जंग हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। इसीलिए मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे इतना ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसकी वी डोंट नो। द पॉइंट इज पढ़ना है, बट उसमें थीम्स पिक करना है, बजाय ऐसे डेटा एंड ऑल इन चीज़ों पे। थीम्स, थीम्स, डायरेक्शन। एम्प्लॉयमेंट डेटा टू बी रिलीज्ड फास्टर, वॉर लेड एनर्जी जोल्ट है, रशियन सप्लाई 116 का हो गया है दिस रुपी। ओईएम फ्लैग कैपेसिटी बढ़ाओ, सपोर्ट प्राइस जूट की बढ़ाई गई है। ओके, एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। नाउ लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ आंसर राइटिंग। बहुत अच्छे से आप लोग आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। तो ये दो सवाल थे, पहला था इंडिया जापान रिलेशन और दूसरा रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो रिवर्स का ये थर्ड पार्ट था। पहले पार्ट में हमने गंगा पढ़ा, फिर इंडस पढ़ा और सेंट्रल पढ़ा। इवन डेकन भी हमने देख लिया है और आज हमने पढ़ लिया है ब्रह्मपुत्र। तो ऐसे करके इंडिया की सारी रिवर्स कंप्लीट हो गई। ये पढ़ने में ही 1 महीना लग जाता है, बट हमने विद इन अ वीक इसको तैयार कर लिया। सो एफिशिएंट, फैंटास्टिक। देन इंडिया जापान रिलेशंस है। आशा, यू आर वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी डिसिप्लिन, एक्सेलेंट वर्क। तो इंडिया जापान रिलेशन बताया आपने। अब सी मैप होना क्यों इतना ज़रूरी है, इंडिया जापान। सी मैप से सारी चीज़ें पता लग जाती है, ज्योग्राफी जियो पॉलिटी कैसे वर्क कर रहा है। सी राइटिंग इज सो गुड, हेडिंग सब हेडिंग दिस स्टाइल इज सो नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। 2+2 जिमैक्स, सिग्निफिकेंस भी बताया, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विजिट। तो सी जब आप खुद से मेहनत करते हो ना, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी आपको। बहुत सारा जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं ना, वो समझ में आएगी। आप प्रिपेयर हो गए इस एग्जामिनेशन के लिए, और एक्चुअली में इसी तरीके से ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो दिस इज गुड। देन इकोनॉमिक डिजिटल पार्टनरशिप एरिया ऑफ एंगेजमेंट, बिकॉज ये करने से ना आपका खुद का दिमाग खुलता है, आपको चीज़ें समझ में आती है, टेकल करना आता है क्वेश्चंस। ये कोई भी कोचिंग नहीं पढ़ा सकती, ये केवल आप ही खुद प्रैक्टिस से सीख सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। India Japan relation, China, way forward, cultural. See the aspects: economic, cultural, Corona ka pandemic, and conclusion. Very balanced answer. You are doing so well. Very nice. Then Priyanka, again, excellent copy once again. $42 billion इन्वेस्टमेंट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने देखा क्यों न्यूज़ में है, कैसा है, इम्पैक्ट क्या है। फिर सी टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन। वी रिच एंड एजुकेटेड मैन वंस एंड सी जापान, देयर आईज विल बी ओपन। जापान में बहुत हार्ड वर्किंग है, वहाँ का जो कल्चर है, देन सर्टेन जो एस्पेक्ट्स हैं, क्लीनलीनेस एट्सेट्रा, वर्क एथिक्स एट्सेट्रा, गुड। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस जी ड्यूरिंग वर्ल्ड। तो हमने पूरा स्टोरी यहाँ पे कवर कर लिया। हिस्ट्री, टाइज, मालाबार, कल्चरल, जापानीज बुद्धिज्म। सी सो होलिस्टिक।
डेवलपमेंट, बस यहीं से सवाल अब आ जाएंगे। दिस इज़ रियली गुड। फिर जापान के बारे में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, बिकॉज जापान का टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है। वेरी नाइस। स्नेहल, दिस इज अगेन सो गुड। आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन वर्क है। फुमियो किशिदा, फ्रेंडशिप, इंडिया जापान बायलेटरल टाइज, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, डिफेंस टाइज बताए। सी 1 2 3 4 5, एक्सीलेंट, नंबरिंग होना चाहिए। फिर न्यू एरियाज ऑफ एंगेजमेंट बताए। सी कंटेंट इज सो गुड। जापान इम्पोर्ट इकोनॉमी वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, वेरी गुड। स्नेहल, मैप वर्क में हमें काम करना है, इंडिया का मैप ये बेटर होना चाहिए, इससे बेटर हम कर सकते हैं। तो सेंट्रल इंडिया की ये पूरी रिवर्स हमने बताई यहाँ पे। प्राइमरली यमुना की सारी ट्राइब्यूटरीज हो गई, कुछ नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। एनसीईआरटी का बुक बहुत अच्छा है, चैप्टर ड्रेनेज चैप्टर, उसको मल्टीपल टाइम्स देखना है। अब देखो इस इधर से ही सवाल आएंगे, यमुना, गंगा। अब आपके पास रेडीमेड खुद के नोट्स हैं, इसी को फटाफट रिवाइज करना। दिस इज डन। देन दिस इज रिवर सेंट्रल इंडिया के प्रियंका, दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। देन दिस इज एमपी गुजरात सेंट्रल इंडिया, मेजर रिवर सिस्टम महानदी गोदावरी, ट्राइब्यूटरीज हैं। हमने पेनिनसुलर भी थोड़ा देख लिया यहाँ पे, नर्मदा, तापी, लूनी, वेरी गुड। महाराष्ट्र, गुड, एक्सलेंट। Then this is Rasendra. You are again doing so well. This is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे केन बेतवा किया। दिस इज द गुड थिंग, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा यूनिक सा चीज़ बता दो तो एक डायरेक्शन सेट हो जाता है। गुड। फिर आपने जैसे ये बता दिखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, गुड। मैप वर्क इज गुड। मैप इज अगेन एक्सलेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, लूनी, excellent. Asha, this is second question, rivers of Central Asia, see Central India. This map is again very doable, very good map. चंबल सिंध, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपका सिलेक्शन कराएगी, देखना। अभी आप मैप रियल एग्जाम में बना के देखो, ऐसा मैप बनेगा ही नहीं वहाँ पे, कुछ भी बना देंगे, फिर देन भी से कि क्यों नहीं आ रहे नंबर, क्यों नहीं आ रहे। दिस इज वाई, बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बनास, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, केन, गंभीर, टोस, सोन। कॉपी ना ओवरऑल अच्छा भी दिखना चाहिए, अच्छे से अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। सी 23 रिवर्स, 24 रिवर्स कवर किया यहाँ पे। बस इधर से मैपिंग आएगा, कुछ एक सवाल आ जाएगा। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी गुड कॉपी। देन दिस इज प्रेरणा, यू आर अगेन डूइंग सो वेल। दिस इज इंडिया जापान। स्टार्ट देखो कितना अच्छा है, इन्वेस्ट इतना $1 बिलियन है, 78th है। टॉक्स किस किस एरिया में हो रहा है, तो मतलब करंट एस्पेक्ट हमने ज़्यादा यहाँ पे किया है। बायोलेटरल ट्राइज विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। सी हर स्टूडेंट का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत यूनिक चलता है, जो सोचने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, वही कंटेंट है, बट अब उसको सेग्रीगेट कैसे किया। विद इन इंडिया ऐसा है, आउटसाइड इंडिया ऐसा है, बायोलेटरल कोऑपरेशन क्या है, मल्टीलेटरल क्या है। इस पेज को ना ऐसे टर्न करके आप अपलोड करो, डिजिटल दिस, ओके, बिकॉज यहाँ पे ऐसे टर्न नहीं हो पाएगा, ये इसको टर्न करो ऐसे, सो रोटेट करो। सो दिस इज गुड, एंड देन वे फॉरवर्ड एंड चैलेंजेस, वेरी नाइस। दिस इज नितेश, वेरी गुड आंसर राइटिंग आपने स्टार्ट किया, आई एम सो हैप्पी, एंड दिस इज अ वेरी गुड मैप। यहाँ पे कितने अच्छे से सारी रिवर्स बनाए, ऐसे हमें सब पता है, बट जब आप बना के लिख के देखोगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा ये ऐसा था, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर आएगी, गलतियाँ नहीं होती, सिली मिस्टेक नहीं होती। इसीलिए हमको बचपन से बोला जाता है, लिख लिख के, बोल बोल के पढ़ो, वो ज़्यादा टिकती है वो स्टडी। हिंदी में बहुत अच्छे से आपने लिखा, नदियों के महत्व बताए, वेरी नाइस। तो ये सारी रिवर्स से एक या दो चीज़ होनी चाहिए, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हमें देखना है, वेरी गुड। शुभम, यू आर वेरी कंसिस्टेंट एंड डूइंग सो वेल, दिस इज रियली गुड, एंड सिस्टमेटिकली आप कंपाइल भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, एक्सीलेंट। तो ये है केन रिवर, और इतना पढ़ाई से आपका जो नॉलेज लेवल जिस तरीके से ट्रेमेंडसली राइज हुआ है ना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखना हर चीज़ अब आपको बहुत आसान लगने वाली है, तो दिस इज़ रियली गुड। नर्मदा, महानदी, ताप्ती, बेतवा, सी सारी रिवर्स के नाम आ गए, काली से, एक्सेलेंट। सेकेंड है इंडिया जापान रिलेशन, सेग्रीगेट इज गुड, इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रैटेजी, वाई जापान, दिस इज गुड। देन दिस इज डायमेंशंस हैं, की आउटकम्स हैं। जापान इन्वेस्ट 5 ट्रिलियन येन एंड वे फॉरवर्ड, इंडिया जापान विन विन, सी द प्रेजेंटेशन, गुड। सो दिस इज रियली गुड। This is Minu, India Japan relation, day number 34. You're doing so well. This is introduction, news में क्यों है, Japanese wall. See the approach. US nuke, India Japan relation, economic, fantastic. Then ये bilateral relation है, big ticket investments हैं, new areas of engagement, challenges, very nice. And then way ahead, very good. This is really well. ये बहुत important है, जापान क्वाड में भी है, चाइना का भी एंगल है, excellent. आकाश, वेरी गुड। ये जैसे अपने मैप शुरू में ही बनाया, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है।
रिसेंटली ऐसा हुआ, इकोनॉमिक रिलेशंस गुड, इंफ्रा, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हेल्थ केयर, वेरी नाइस, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिजिटल, डिजास्टर, डिजास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंडई फ्रेमवर्क एक्सेट्रा, बायोलेटरल है, देन दिस इज सिस्टर सिटी कोऑपरेशन, डायस्पोरा, यूएन, दिस इज रिफॉर्म्स, एक्सेलेंट। नाउ दिस इज एंथनी। अब बहुत अच्छे से आप भी आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो। ये जब अपन आंसर अपलोड करते हैं ना तो इसको भी अरेंज कर दे, जैसे 7 पेज नंबर बाद में आएगा 6, तो ये रिफ्रेश हो जाता है, वहाँ पे रीअरेंज हो जाता है वंस यू अपलोड, तो इससे क्या ऑर्डर उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे ये पेज नंबर 1 है, सी मैप कितना अच्छे से बनाया आपने, इंडिया जापान, जापान के सारे आइलैंड्स भी हमें पता होना चाहिए, इन राइटिंग भी अगेन बहुत अच्छे से हो रहा है, दिस इज गुड। इकोनॉमिक रिलेशन ऐसे अंडरलाइन करना है, वेरी गुड। हमको सोचना कम है और काम ज़्यादा करना है, थिंक लेस एक्ट मोर, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, इससे जितना एक्ट ज़्यादा करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा, गुड। डिप्लोमेटिक एनवॉय बताया आपने, सी ये बहुत आसान चीज़ है, जितना पढ़ोगे ना, जितना आप इसमें करोगे, आप उतना ही इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा आपको, उतना ही अच्छे से चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी, दिस इज गुड। एनडीआरएफ बताया है ना, नॉलेज क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, वो और तेज़ी से बढ़ता है जितना आप इन्वेस्ट करोगे ना नॉलेज में, रीड बुक्स, रीड इंटरनेट, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे नॉलेज में उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, और थोड़े टाइम बाद इंटरकनेक्टिविटी होने लग जाती है सारे टॉपिक्स की। दिस इज आकांक्षा, तो दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर, आप एज यूजुअल बहुत सिस्टमेटिकली वर्क कर रहे हो। इतिहास, मैप कितना अच्छा है ये, दिस इज गुड। जापान के सारे आइलैंड्स के नाम भी पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, लाइक दैट। देन द्विपक्षीय सारी बातें बताई, वेरी गुड। बहुपक्षीय, ये स्टाइल बहुत अच्छा है, चुनौतियाँ आगे की राह, तो सी जापान अच्छे से तैयार हो गया। सेकंड, मध्य भारत की नदियाँ, तो दिस इज द गुड, वेरी गुड। ये प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, से 100% सवाल है कभी आएगा। रत्नाप्रिया, मैप थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं अपन, दिस इज गुड, थोड़ा सा ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो डायमेंशंस हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सेंट्रल इंडिया का ड्रेनेज, अब सी दिस स्टाइल इज अगेन सो गुड, दिस इज अगेन सी दिस स्टाइल। यमुना रिवर कितने अच्छे से कवर कर लिया, चंबल, केन, वेरी गुड। अरेबियन, लूनी, एक्सेलेंट। देन रत्नाप्रिया, दिस इज सो गुड। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड जापान, मैप बताया है आपने। अब सी द स्टाइल, दिस $1 million में कैसे बढ़ रहा है ट्रेड, डेटा से बैक किया है, विजुअल्स भी अच्छे, गुड। इकोनॉमिक, मिलिट्री, न्यूक्लियर, डेवलपमेंट, वेरी नाइस। Aditi, you are doing so well as usual. You are working very hard and this is good. आप इसी तरीके से पढ़ो, आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हो। इंडिया जापान, सी इंडिया जापान रिलेशन प्रेजेंटेशन, गुड। बाकी फिजिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और सेंस ऑफ दिस कोऑपरेशन, कल्चरल, वेरी नाइस। न्यू एरियाज हैं एंड देन चैलेंजेस हैं, गुड। वे फॉरवर्ड भी है, वेरी नाइस। मीनू, दिस इज अगेन सो गुड, मैप बहुत अच्छे से आपने बताया है। इंट्रोडक्शन आपका ऑर्गेनाइज्ड रहती है कॉपी, दिस इज रियली गुड। 7 मेजर रिवर्स है यहाँ पे, गुड। देन अरावली से स्टार्ट किया वन बाय वन, ये सारी चीज़ें एटलस में भी देखना है हमें। देन तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, एक्सेलेंट। धनाक्षी, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, दिस इज इंडिया जापान, क्वाड से स्टार्ट किया, देन गुड, न्यूक्लियर डील, मिलिट्री, वेरी नाइस। सी द कंटेंट, अब आज का कॉपी देखो और फर्स्ट कॉपी देखो, यू विल सी द डिफरेंस, और विद इन 10 days इतना अच्छा हमारा इंप्रूवमेंट हो गया है, सी दिस इज सो गुड। तो ऐसे ही कंटिन्यू करना है, प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ना है, मेंस अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। ममता, डे नंबर 9, सी अगेन वेरी सिस्टमेटिक कॉपी, इंडिया एंड जापान, हिस्ट्री ट्रेस किया। नाउ सी लुक एट दिस प्रेजेंटेशन, कितने अच्छे से सारी चीज़ें, नोट्स रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। 2+2, इकोनॉमिक, वेरी गुड। स्ट्रैटेजिक, डिफेंस, एक्सेलेंट। हेल्थ है, स्किल डेवलपमेंट है, वेरी नाइस। ये मैप देखिए कितना अच्छा मैप बनाया है, दिस इज सो गुड। नर्मदा, महानदी, मैप जहाँ आ जाता है स्टार्टिंग में ही, वो उस कॉपी के अपने आप नंबर बढ़ जाते हैं, जैसे इस मैप को देखिए कितना अच्छा है ये, गुड। नर्मदा, तापी, टू द पॉइंट सारे फैक्ट्स यहाँ पे कंपाइल किए, गुड। सपना, मल्टीपल बायलेटरल विजिट्स पीएम मोदी एंड जापानीज पीएम आपे, इससे स्टार्ट हुआ 1419, सो दिस इज गुड। ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 4, 5, 3, 2, 1। अब देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अपलोड करके उसको एक बार रीअरेंज कर देना है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट किया, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इंडिपेंडेंट, दिस गुड। कम्युनिस्ट एंड 2011 फास्ट फॉरवर्ड किया, सी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड आंसर्स
भी बहुत अच्छे हैं, राइटिंग इज अगेन गुड। पेजेस नाम थोड़ा यहाँ पे नंबरिंग किया है बट उसको अरेंज कर दें। ये 3 है। ओके, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए, सीपैक इज देयर, चाइना अग्रेसर है, इकोनॉमिक टाइज यहाँ पे हमने एस्टैब्लिश किए। देन पेज नंबर 2 आई कैन नॉट फाइंड, दिस इज पेज नंबर 4। ये पेज नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशन इंफ्रा एंड एनर्जी बुलेट, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ही नहीं, टॉप करते हैं, पता है। सो दिस इज रियली गुड। तो ये बहुत अच्छा है, दिस इज एक्सेलेंट। कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी तो है बट कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए। रिया, अगेन वेरी वेल रिटन। विजिट ऑफ दिस बोधिसत्व, तो सी द स्टार्ट। स्टार्ट कितना हमने एंशियंट बताया कि एंशियंट हमारे टाइज रहे हैं यहाँ से, गुड। फिर प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा से रिलेटेड पॉइंट्स बताए आपने, रशिया यूक्रेन, वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड। चैलेंजेस भी बताए हैं। और सेकंड फिर क्वेश्चन है मैप। मैप वर्क इज अगेन गुड। स्टिकी नोट सारे मैप यहाँ पे हमें देखने हैं। नर्मदा, सी नर्मदा का पूरा कितने अच्छे से ये बनाया, दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड कॉपी, वेरी गुड आंसर, दिस इज अगेन सो गुड, वेरी वेल। तो इसको अब अच्छे से रिवाइज भी करना है। अनुराग, दिस इज अगेन गुड आंसर, राइटिंग रिज्यूम किया है आपने। नर्मदा ये है, रीवा, महानदी, ताप्ती, इंद्रावती, वेरी नाइस क्लैप। तो ये चीज़ें ना जल्दी जल्दी लिखना है, कंटेंट ज़्यादा लिखना है, ऑर्गेनाइज लिखना है, फैक्ट्स भी रिवाइज करना है, टोटलिटी में पढ़ना है, ताकि प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। वेरी गुड। काली सिंध, एक्सेलेंट। सोनिका, दिस इज अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने लिखा है, अंडरलाइन एक्सेट्रा। स्मॉलर पैराग्राफ्स अंडरलाइन करना है और उसको कॉन्टेक्स्ट के विद इन लिखना है। डायग्राम्स बनाने हैं, गुड। ओडीए एंड ऑल, गुड। डिफेंस टाइज है, कल्चरल, good conclusion, very well written, very good. आलम, this is day number 14, again excellent copy। जापान से स्टार्ट किया, इंडिया जापान बायलैटरल रिलेशंस बताए, डिफरेंट हेडर्स डालने हैं, जैसे डिफेंस हुआ, इकोनॉमी हुआ, एरिया ऑफ एंगेज, जैसे कूल ईएमएस सर्विस आपने बताया, दिस इज गुड। देन एरिया ऑफ पोटेंशियल कोलैबोरेशन, एआई आईओटी, तो लेटेस्ट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। अंडरलाइन भी साइमल्टेनियसली करते चलना है, और यह नंबर लिखना है 1 2 3 4 लाइक दैट। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉपी। बनानी, आपने भी बहुत अच्छे से आंसर लिखा है। इंडिया जापान पैराग्राफ, ये ऐसा नहीं करना है, जहां गलत हो जाए बस एक स्ट्राइक करो, दैट्स ऑल। देन दिस इज 21st सेंचुरी, गुड। फ्रेंडशिप, बायलैटरल टाइज, गुड। पीस ट्रीटी, वेरी गुड पॉइंट, 52 से स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छा है। ऐसे ना जल्दी जल्दी बनाना आना चाहिए, इससे कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें बता दी, जैसे बुलेट ट्रेन, मेट्रो वगैरह, गुड, वेरी नाइस। देन इसके बाद कमर्शियल रिलेशंस हैं, एंड देन न्यूक्लियर है, मिलिट्री है, वेरी गुड। सारे ब्रॉड एस्पेक्ट्स देखे अपन ने। कोलंबो पोर्ट, अब ये कंट्रोवर्सी हो गया था। कल्चरल है, एंड समिट। अब एक मैप भी हो जाता, और जापान के आइलैंड्स भी हमें पता होने चाहिए। राम नरेश, दिस इज अगेन गुड। आपका स्ट्रैटेजी का स्क्रीनशॉट आई शेयर, आज मैं पॉजिटिवली कर दूँ। दिस इज वाई इन न्यूज़, ये है। देन कनेक्ट एसडीजीज बताया, इंडिया जापान रिलेशन, दिस इज सो गुड, वेरी नाइस। बहुत सिस्टमेटिक कॉपी होती है, कंटेंट रिच होती है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। आप बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, मेंस आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। हेल्थ केयर, ग्लोबल, कंक्लूजन, एक्सीलेंट। कविता, बहुत अच्छे से आपने भी लिखा है, दिस इज पार्टनरशिप इंडिया एंड जापान। मैप है, अच्छी कॉपी है, जहाँ मैप आ जाता है वो कॉपी अच्छी होती है। प्री हिस्टोरिक है, रिलीजियस है, हिस्टोरिक है, वेरी नाइस। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे। कोल्ड वॉर है, 2+2 इज इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, स्ट्रैटेजिक है, डिफेंस टाइज, सी दिस इज स्टाइल इज गुड। देन डिजिटल रिलेशन, तो सी पॉइंट्स भी ना आज की डेट के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो ये पॉइंट्स का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। इंडियन डायस्पोरा है, वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, गुड। चैलेंजेस एंड देन वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। शीतल ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, वेरी नाइस, दिस इज हिस्ट्री। देन स्वामी विवेकानंद, टैगोर, डिप्लोमेटिक, वेरी नाइस। देन फ्री एंड ओपन, डिफेंस रिलेशंस, इकोनॉमिक, एक्सेलेंट। देन इसके बाद फ्री एंड ओपन इंडो, क्वाड का मेंबर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये सवाल भी बहुत ज़रूरी था, सेंट्रल इंडिया की रिवर्स, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, वेनगंगा, इंद्रावती, देखो कितने अच्छे से इतनी सारी रिवर्स हमने देख ली, एक्सेलेंट। दमन, आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, गुड, बहुत अच्छे से आपने बताया। प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग, जापान बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका मैप भी अच्छे से देखना है। होंशु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु, ये आइलैंड्स भी लोकेशन पता होनी चाहिए। जापान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड का मेंबर भी है, ये सारी चीज़ें गुड। आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो, बस आप लिखते जाओ। आप
राइट ट्रैक पे हो और आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। आपको प्रोग्रेस मेजर करना है तो आप 2 महीने पहले वाला आंसर देखो और इसको देखो, आपको क्लियर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। बस आप छोड़ो मत, इसको कंटिन्यू करो। सागर, दिस इज अगेन सो नाइस। मैप बहुत सिस्टमेटिक और नीट एंड क्लीन है। इकोनॉमिक, स्वामी विवेकानंद जी का कोट, स्ट्रैटेजिक, इंपॉर्टेंस, प्रेजेंटेशन इज योर स्ट्रेंथ, अच्छे से लिखा है साफ साफ, दिस इज गुड। मुजम्मिल, नाउ दिस इज अगेन गुड, आपने नोट्स बना लिए पूरे अच्छे से रिवीजन वाले। वाई इन न्यूज, इंडो जापान, रिवीजन इजी हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। कंसर्न्स, गुड। सी एक पेज में काइंड ऑफ जैसे इन्फोग्राफिक्स होता है, दिस इज गुड। इंडो जापान। वे फॉरवर्ड में भी आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी, AAGC, स्टेबल इंडिया, डिफेंस, एक्सलेंट, वेरी गुड। अपन ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, दिस इज एक्सलेंट। आपके आंसर्स में क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इंडिया जापान रिलेशंस आपने बताया, गुड। लिखना चाहिए हमें, इस तरीके से लिखना चाहिए, दिस इज गुड। पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, स्ट्रैटेजिक है, डिफेंस है। सी कंटेंट भी है, अप्रोच भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। सागर, दिस इज अगेन सो गुड। मैप बताया रिवर का, नर्मदा, तापी, सोन, इंद्रावती, काली, एक्सेट्रा। सो ये सारे सबमिशंस हैं। एक कमेंट और आ गया है अभी, लेट अस सी, गिव मी अ मिनट। इसको 1 PM देखें ना तो ठीक है। मुजम्मिल का ये सेकंड आया है अभी 2 मिनट्स अगो। रिवर्स ऑफ सेंटर ऑफ इंडिया बताया, दिस इज गुड। क्विकली आपने सारी रिवर्स कवर कर ली, गुड। इसको रिवाइज अच्छे से कर लेना, सवाल आएगा। ये जो 5 सीरीज थी ना रिवर्स की, इससे सवाल जरूर आएगा, इसको अच्छे से पढ़ना, गुड। सो दिस इज गुड, वेरी नाइस। So that's all for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.